हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 9 जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन पे बेस्ड है, उसमें हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसमें मेनली हम 3 थ्योरीज की बात करेंगे, साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमने पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती है हर स्टेज में, कैसे हम जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हम कैसे डेवलप होते हैं अपनी हर स्टेज में, अपनी बर्थ से लेकर टिल डेथ तक हमारी जो डेवलपमेंट होती ही रहती है। और फिर हम अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं हर तरह के, जिसमें हमारे जो डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो। अब क्या है कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कि ये बताया कि डेवलपमेंट क्यों होती, कैसे होती है और कैसे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर जब जाते हैं तो कैसे टू द डेवलपमेंट होता है वो। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी की, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है उसमें एरिक एरिक्सन का भी नाम आता है। मेन कंट्रीब्यूटर्स इसमें कौन कौन से हैं? सिगमंड फ्रॉइड एंड एरिक एरिक्सन। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या है कि उनकी जो थ्योरी का नाम है, क्योंकि हम साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर ही जो है सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी, यानी इसमें उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की है कि हर एक को, चाहे वो कोई भी है, वो उसको ये 5 स्टेजेस से होकर निकलना ही पड़ता है। जो सक्सेसफुली इन स्टेजेस में हर एक स्टेज में कवर आराम से कर जाता है, उसको जो वो चाहता है वो मिल जाता है। ये कहने की बात है कि जो उसकी मेन जो नीड्स होती हैं उस स्टेज की, जो हमें लगता है कि ये सब होना चाहिए, और वो जब उसकी डिमांड जो होती है उस पर्टिकुलर स्टेज की, व्हेन दोज नीड्स आर फुलफिल, तो इजीली जो है बच्चा जो है नेक्स्ट स्टेज को में एंटर कर जाता है आफ्टर फॉलोइंग दैट प्रीवियस स्टेज। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या है कि साइकोसेक्सुअल थियरी दी है। फ्रॉइड बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 5 स्टेजेस of psychosexual development, और each centered around a different part of the body as a source of pleasure। हर स्टेज में, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने हमेशा जो है प्लेजर को इम्पोर्टेंस दी है, सेक्स को इम्पोर्टेंस दी है, तो उन्होंने कहा है कि हर स्टेज में कोई ना कोई प्लेजर का कोई सोर्स होता है, और जहाँ से हमारे को जो है बच्चे को जो स्टेज में होता है उसको जो जब वो नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो सोर्स उसका कंप्लीट हो जाता है, तो वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाता है। तो फिर पर्सन नीड्स आर नॉट प्रॉपरली, अगर वो नीड्स हैं प्रॉपरली फुलफिल नहीं होती है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज, दे मे बिकम फिक्सेटेड अफेक्टिंग देयर पर्सनैलिटी लेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल स्टेज की। ओरल स्टेज का मतलब क्या है? जिसमें बच्चे को, ये जो सिगमंड फ्रॉइड की जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द माउथ, जो माउथ है ये मेन सोर्स ऑफ होता है प्लेजर, जिसमें बच्चे को मुंह से, यानी वो सकिंग करता है, ईटिंग करता है, बाइटिंग करता है, उनसे उसको क्या है सेटिस्फैक्शन मिलती है, कंफर्ट लेवल होता है। फीडिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है वक्त माँ की फीडिंग पे रहता है, और वो कहते हैं जो फीडिंग से ही उसका प्लेजर मिलता है, क्योंकि माउथ की हम बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स द बेबी डेवलप ट्रस्ट एंड अटैचमेंट। सॉरी, उसमें क्या होता है कि माँ बच्चे को दूध देती है, तो उसके आप कभी भी देखेंगे कि हमने ये पहले पढ़ा भी है साइकोलॉजी में ही, कि जब जो है माँ बच्चे को दूध देती है, अगर वो अपनी आंखें बच्चे की आंखों में डाल के दूध पिलाती है, तो बच्चे में वो ट्रस्ट और अटैचमेंट होती है उसका माँ के साथ। अगर इसके वाइस वर्सा होता है, इफ़ द बेबीज नीड्स आर नॉट मेट प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर फीडिंग होती है, बच्चा को भूख लगी है, मांग रहा है, रो रहा है, बट मदर जो है उसको नहीं ध्यान दे रही, लैक ऑफ कंफर्ट की हम बात करते हैं, इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स लेटर इन दी लाइफ सच एज डिपेंडेंसी। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो बच्चा होता है वो उस एक पर्टिकुलर स्टेज में फिक्स हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, ओवर ईटिंग, स्मोकिंग एंड नेल बाइटिंग। दस द ओरल स्टेज हेल्प्स इन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट। आप इसको ओरल स्टेज को हमने पहले भी काफ़ी डिटेल में, जब भी हम कई बार हम लोगों ने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ लिया, आप वहाँ से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ओरल स्टेज जो है 0 to 1 ईयर्स की है, और जो है मेन सोर्स ऑफ जो है प्लेजर का क्या होता है, माउथ। फिर एनल स्टेज, जहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो सेकंड स्टेज की हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, इन्होंने क्या कहा कि मेन फोकस ऑफ प्लेजर का क्या थी, कंट्रोलिंग बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट। इसमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। थ्रू इट द चाइल्ड लर्न्स, क्योंकि जब बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं तो बच्चे को क्या होता है, लर्न सेल्फ कंट्रोल, इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इफ पेरेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट और पनिश द चाइल्ड हार्शली, अगर पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बच्चे को जो है बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं, उसको हर बात पे टोकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि इट कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ शेम, स्टब, बच्चा जिद्दी हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, और एक्सेसिव क्लीननेस लेटर इन लाइफ। ठीक है, कॉल्ड एनल रिटेंटिव ट्रेट। इफ पेरेंट्स टू, अगर पेरेंट बहुत लीनियंट है तो क्या होगा, द चाइल्ड में ग्रो अप टू केयरलेस। अगर बहुत ज़्यादा लीनियंट है तो उसको ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे की तरफ, ठीक है, तभी बच्चा क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, एनल उसमें अलग अलग तरह की ट्रेट जो है वो आ जाएंगे। देयरफॉर बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग, हेल्प द चाइल्ड डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ कंट्रोल। ये है 1 to 3 years की। नेक्स्ट फेलिक स्टेज जो कि 3 to 6 years की है। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ फ्रॉइड्स psychosexual theory. During this stage, the child focus of pleasure on the genitals, उसको genital organs पे होता है, and they become more aware of their own body and differences. इसी स्टेज के अंदर जो अब देखो कितना अजीब बात है कि 3 से 6 साल का जो बच्चा है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, अगर गर्ल्स हैं तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा और बॉयज़ हैं तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। बिकॉज जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पेरेंट ऑफ द अपोजिट सेक्स। अगर गर्ल्स हैं वो अपने फादर के लिए अट्रैक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर बॉयज़ हैं तो वो क्या करेंगे, एनवी किससे करेंगे, अपने फादर से, और अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेम गर्ल्स हैं तो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और अपनी मदर से जलस फील करते हैं, एनवी। इसको हम क्या बोलते हैं, गर्ल्स के केस में इलेक्ट्रा बोलते हैं और बॉयज़ के केस में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बाय आइडेंटिफाइंग विद द सेम सेक्स parent, the child learn gender roles, values and moral behavior, and successful resolution of this stage helps the child develop a healthy gender identity and self confidence. ये हमारी क्या 3 to 6 years की phallic stage. Then we talk about the latency stage, 6 to 12 years. ये क्या है, 4th stage है सिगमंड फ्रॉइड की psychosexual theory की. In this stage, the child's sexual feelings become inactive ऑन हिडन। 6 से 12 साल में वो कहते हैं बच्चे में सेक्सुअल फीलिंग होती ही नहीं है, वो इनएक्टिव हो जाती है, ये हिडन होती है, लेटेंट होती हैं। द चाइल्ड नाउ फोकस इज मोर ऑन, अब बच्चा जो है स्कूल एक्टिविटी पे फोकस करता है, पीयर ग्रुप बनाता है, लर्निंग, फ्रेंडशिप, हॉबीज रादर देन बॉडीली। अब वो क्योंकि हमने 3 स्टेज हमने कर ली, अब इस स्टेज में क्या वो कहते हैं कि हमारे को जो इस टाइप की जो फीलिंग होती है, सेक्सुअल फीलिंग होती है, ये एक्टिव नहीं होती हैं, और जो है बॉडीली प्लेजर की जगह वो जो है बच्चे का फोकस कहाँ पे होता है, फ्रेंडशिप बनाने में, लर्निंग पे, स्कूल एक्टिविटीज़ में। Children begin to form strong relationship with same-sex peers and learn teamwork and discipline. And this stage is very important for building social values, क्योंकि बच्चे को सोसाइटी में रहता है, वो फ्रेंड्स बनाता है, सोसाइटी के क्या डिमांड्स है, क्या वैल्यूज़ है, क्या नॉर्म्स है, उनको सीखता है बच्चा, कॉपरेट करना सीखता है, एकेडमिक एबिलिटीज़ विच प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। नेक्स्ट है जेनिटल स्टेज 12+, क्योंकि हमने लेटेंसी स्टेज में जो थी हमने अभी किया, उसमें क्या था कि 6 to 12 years की। अब क्या जेनिटल का मतलब क्या, ये 5th स्टेज है, फाइनल स्टेज है, क्योंकि ये टोटल 5 स्टेजेस उन्होंने कही है सिगमंड फ्रॉइड ने इन हिज साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स रीअवेकन, अगेन उसकी जो है जो यहाँ पे इनएक्टिव थी उसकी सेक्सुअल फीलिंग अब क्या हो जाती हैं, ये रीअवेकन हो जाती हैं, एंड बिकम डायरेक्टेड टुवर्ड आउटसाइड द फैमिली। अब वो क्या होता है, जो टीनेजर होते हैं बिगिन टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि 12 साल से ऊपर का टाइम है ये, एंड एक्सपीरियंस इमोशनल एज वेल एज अ फिजिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग की बात करते हैं कि ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ वो खुल के अपनी बात कर सके, और वो अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट उनका लेना आना शुरू हो जाता है। एंड दिस स्टेज मार्क्स द ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। The focus shifts from this self-centered principle to caring for others and building meaningful relationship. And successful completion of this stage leads to a well-balanced, loving and social responsible personality. ये हमने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की, सेम जो इसी में आएगी, इनकी भी साइको एनालिटिकल का ही पार्ट है ये, कि एरिक एरिक्सन ने एक्सपेंडेड जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था उनकी थ्योरी को उन्होंने क्या किया, एक्सपेंड किया बाय फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। उन्होंने क्या कहा एरिक एरिक्सन ने
कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की जैसे सिगमंड फ्राइड ने बात की, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं उनकी भी स्टेजेस होती हैं, है ना, और जिसमें हमारी क्या होती है, हम आइडेंटिटी हमारे अंदर बनती है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। ही सिगमंड फ्राइड ने दी थी 5, इन्होंने कितनी दी 8, इन्होंने टोटल कितनी दी 8 साइको सोशल जो एरिक्सन ने दी हैं। उन्होंने क्या किया कि हेल्दी डेवलपमेंट के लिए हर इंसान को जो है, हर इंडिविजुअल को इन 8 स्टेजेस से होकर निकलना पड़ता है। फर्स्ट है इन्फेंसी 0 to 1 ईयर्स, जिसको उन्होंने क्या कहा है, इन्फेंसी 0 to 1 ईयर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और इसमें क्या होता है, डेवलपिंग ट्रस्ट इन केयर गिवर, जिसको बच्चा देखता है कि मेरी केयर करता है, जैसे मदर के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है ना, क्योंकि मदर उसको दूध पिलाती है, उसको देखती है, उसको केयर करती है, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, अगर इस टाइप से होता है तो हेल्दी रिलेशन होता है, तो ट्रस्ट होता है, नहीं होता तो क्या होता है, वो मिसट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। डिटेल में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। टोडलर स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज, जिसमें 1 to 3 ईयर्स की है। एटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी उसमें क्या होता है, बच्चे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उनको ये इस चीज़ का होता है कि वो अपने आप को थोड़ा अलग करना शुरू कर देते हैं। फिर है प्री स्कूल में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस टू ट्राई न्यू थिंग्स। ये सारा हम डिटेल में, काफ़ी डिटेल में MPC 004 में हमने ये वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वहाँ से एरिक्सन की स्टेजेस को और डिटेल में वहाँ से भी कर सकते हैं। स्कूल मैंने आपको थोड़ा सा ये जिस्ट में इसलिए दी है क्योंकि आप UGC की तैयारी करें, UGC में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल एज में क्या होता है, 6 to 12 ईयर्स, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्योरिटी। की टास्क इसमें क्या होता है, डेवलपिंग स्किल्स एंड प्राइड इन अचीवमेंट। एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स की, इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी इशू सबसे ज़्यादा होता है, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ, हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, उन सब के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाता है। फिर है अर्ली एडल्टहुड 18 to 40 ईयर्स, ये क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी हम इसके अंदर क्लोज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मिडल एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हम रिटायरमेंट पे हो तो को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 to 65 की है, अपनी सोसाइटी में अपना टाइम लगाते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट एडल्टहुड, जिसको हम 65 ईयर्स से ऊपर की जो स्टेज होती है, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रेटेड जो हम अचीव कर लेते हैं, जो हमारे टारगेट्स जो हमने गोल रखे थे तो अच्छा लगता है। अदरवाइज जहाँ पे हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, वहाँ पे क्या होते हैं, निराश होते हैं, डेस्पेयर होते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ विद सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट, दिस इज द मेन टास्क ऑफ दिस स्टेज। तो एरिक्सन शोड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, नॉट जस्ट इन चाइल्डहुड। अब इन्होंने क्या है, अब नेक्स्ट जो है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में क्या हमने क्या पढ़ा था कि जो बिहेवियर जो होता है वो एक्वायर्ड होता है, लर्नड होता है, और कैसे हम मेल एडेप्टिव बिहेवियर को जो ऐसा बिहेवियर जिसको लोग लाइक नहीं करते, अनडिजायर्ड बिहेवियर को, हाउ वी कैन अनलर्न एंड लर्न द डिजायर्ड बिहेवियर, एडेप्टिव बिहेवियर। तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, कि हम लोगों के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, सोशल लर्निंग की हमने जिसमें बात की थी, हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी, हमने कंडीशनिंग की बात की थी, स्किनर की थ्योरी की थी हमने, कि कैसे हम रिवॉर्ड की हमने बात की थी, पनिशमेंट्स की बात की थी। तो उसमें क्या है कि कैसे विधि हम लोगों के कॉन्टैक्ट में थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट रेदर देन फोकसिंग ऑन इनर, हम जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा था अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, या डिफरेंट उन्होंने ये क्या कहते हैं कि रादर देन फोकसिंग ऑन इनर थॉट्स और फीलिंग, इसकी जगह क्या होता है, हम सोशल पार्ट पे हम देखते हैं कि हम कैसा एक्ट करते हैं, हम जो लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। इट बिलीव्स दैट ऑल बिहेवियर, ये क्या कहते हैं, हर तरह का बिहेवियर क्या होता है, लर्नड होता है, और हमारे एक्सपीरियंस से शेप होता है, ना कि इनबॉर्न होता है। According to this view, a person's behavior changes depending on the rewards and punishment and they receive, ये हम स्किनर की थ्योरी में किया था, एग्जाम्पल दे ऑब्जर्व अराउंड देम। अब इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, वॉटसन, स्किनर एंड एल्बर्ट बंडूरा। हमने इनके बारे में भी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी फॉर यूजीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जॉन बी वॉटसन ने क्या कहा था, इन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ही जो है क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। जॉन बी वॉटसन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है व्हेन यू टॉक अबाउट दी क्लासिकल कंडीशनिंग, विच शोज दैट बिहेवियर कैन बी लर्न थ्रू एसोसिएशन। इन हिज फेमस लिटिल
एल्बर्ट इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट था कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए चाइल्ड कुड बी टॉट टू फियर ए हार्मलेस ऑब्जेक्ट जैसे वाइट रेड बाय पेयरिंग इट विद लाउड स्केरी नॉइज एंड दिस शोड इमोशनल रेस्पॉन्सेज कैन बी लर्न। इसमें इन्होंने रेड का एग्जाम्पल इन्होंने किया था कि कैसे हम पेयर कर देते हैं जब उसको खाना मिलता है ना, तो उसको कैसे एक जैसे लाउड स्केरी नॉइज का मेन उसने क्या किया कंडीशन। इवन आपको याद होगा हमने पावलोव का एक्सपेरिमेंट भी किया था। पावलोव ने क्या कहा था कि कैसे जो है जो एक डॉग के मुंह में सलाइवा आता है जब फूड आता है, लेकिन उन्होंने पेयरिंग किसके साथ की थी, एक बेल के साथ की थी कि कैसे अब आखिर में क्या होता है कि जो बेल का जो अनकंडीशन था उसको भी उन्होंने क्या कंडीशनिंग कर दी थी, ताकि जैसे ही बेल की आवाज़ बजती थी उसके बाद फूड आता था तो उसने बच्चे जो डॉग था उसके मुंह में बेल बजते ही फूड आना शुरू हो गया था। फूड भले बेल बजते ही उसके मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो गया था, रादर देन फूड तो बाद में आता था। पहले क्या था, जैसे ही फूड आता था उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। अब क्या है, उन्होंने कंडीशनिंग क्या की थी कि फूड तो बाद में आएगा, पहले जो है बेल बजती थी, तो डॉग के मुंह में पहले जैसे ही बेल बजती थी वैसे उन्होंने कंडीशनिंग क्या की कि डॉग के मुंह में बेल बजते ही सलाइवा आना शुरू हो गया था। तो ये क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यही अब इन्होंने एक रेड के ऊपर भी कहा है कि रेड पे भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चाइल्ड could be taught to fear a harmless object, a white rat, by pairing with a loud, scary noise. And this showed the emotional responses can be। कैसे हम इन्होंने क्या कहा है कि हम कैसे कंडीशनिंग करा सकते हैं। आपको जो ये एग्जाम्पल करना ये कर लेना, अदरवाइज जो है ना, मैं आपको जो पावलोव का हमने किया वो भी दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। B.F. स्किनर ने जो है मेनली क्या दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की दी है, विच मीन्स बिहेवियर लर्न थ्रू रिवॉर्ड्स। उन्होंने क्या कहा था, हमेशा जो हमारा बिहेवियर है वो रिवॉर्ड से रीइंफोर्स होता है एंड पनिशमेंट से। अगर हम गलत बिहेवियर करते हैं तो हमारे को क्या होती है, पनिशमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड इज प्रेज्ड और रिवॉर्डेड फॉर अ गुड बिहेवियर, अगर बच्चे को प्रेज किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए, तो क्या होगा, वो सेम बिहेवियर क्या होगा, बार बार करेगा। और अगर वो गलत बिहेवियर करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो नेगेटिव बिहेवियर क्या होगा, वो कम कर देगा अगर उसको पनिशमेंट मिलती है। तो इस ढंग से हमने क्या किया था कि B.F. स्किनर ने क्या कहा था, जो ओपन कंडीशनिंग यानी कैसे हमारे बिहेवियर को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, डिज़ायर बिहेवियर को हम ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीइंफोर्समेंट, और कैसे हम गलत बिहेवियर को, मेल अडेप्टिव बिहेवियर को कैन बी अनलर्न विद द हेल्प ऑफ द नेगेटिव बिहेवियर को हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट्स। फिर है एल्बर्ट बेंडूरा, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या कहा था कि स्टेटिंग दैट पीपल ऑल्सो लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर, हम दूसरों को देखते, जिसमें हमने बोबर्डल एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे चिल्ड्रन कॉपीड एग्रेसिव बिहेवियर आफ्टर वॉचिंग एडल्ट्स एक्ट एग्रेसिवली। जैसा जब उन बच्चों को वो दिखाया गया कि कैसे वो बोबर्डल के ऊपर जो है लोग उसको पंच कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, उन पर कील लगा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा उनको हर्ट करते बोबोडॉल को, जब उनका मौका दिया गया तो उन्होंने भी उसी तरह का बिहेवियर शो किया जो उनको दिखाया गया था। तो चिल्ड्रन ने क्या किया, लोगों को देखकर, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि द पीपल ऑल्सो लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर। इन समरी, द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट डेवलपमेंट इज ए continuous process of learning from the environment. It highlights the importance of conditioning, reinforcement, and modeling in shaping personality and behavior. This approach laid the foundation for modern education, behavior therapy, and parenting methods by showing how the right environment can encourage positive behavior and learning. हमें पॉजिटिव बिहेवियर लाना है, किसी चीज़ को लर्न करवाना है, तो किस टाइप का हम बिहेवियर जो है, राइट बिहेवियर एनवायरनमेंट क्या होगा, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें जीन पियाजे का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव थ्योरी दी ही जीन पियाजे ने है। तो कॉग्निटिव थ्योरी एक्सप्लेन डेवलपमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन थिंकिंग, रीजनिंग, memory, and understanding. It focuses on how people, especially children, actively construct knowledge about the world through their experiences. And this theory was developed mainly by Jean Piaget, who believed that children are not passive learners but active explorers who learn by interacting by their surroundings. फिर है according to Piaget, a child's mind develops through stages, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे का जो ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। एंड ईच स्टेज रिप्रेजेंट ए डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड
understanding. He said, children learn and grow by organizing information into mental frameworks called schemas. मेंटल फ्रेमवर्क्स में यानी हम एक ऐसा होता है स्कैमर्स, हमने पहले भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि हम एक दिमाग में एक वो बना लेते हैं कि किसी चीज़ के लिए जिसको बोलते धारणा बना लेते हैं, जिससे हमारे को उस चीज़ के साथ आगे जब हम उसको उस चीज़ को समझने में, है ना, जिसके साथ हम स्कैमा बनाते हैं, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक पैटर्न बना लेते हैं। उस पैटर्न को हम ईजिली जब हम जिससे रिलेटेड हम वो पैटर्न बनाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हमारे को हेल्प करता है। एंड एज द एक्सपीरियंस न्यू थिंग दे एडजस्ट दिस स्कैमर्स यूजिंग 2 प्रोसेसेस, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अगर जीन पियाजे की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं, तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ड। अब एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन ये हैं क्या चीज़? एसिमिलेशन मीन्स एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू वट वी ऑलरेडी नो, जो हम जानते हैं उसे में और एड ऑन करना। द चाइल्ड यूजेज एग्जिस्टिंग आइडियाज और नॉलेज टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड हु नोज अबाउट डॉग्स सीज ए कैट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमने किसी बच्चे को दिखाया कि ये इसको हम डॉग कहते हैं, उसने क्या पहचान कर ली कि उसकी 4 लेग होती हैं, इस टाइप से लुक होता है, ठीक है। ए चाइल्ड हु नोज अबाउट डॉग्स इज ए कैट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्स इट, तो बच्चा उसको क्या कहता है, क्योंकि जो कैट है उसके भी 4 टांगे हैं, तो उसको क्या करता है, वो जो है कैट को भी डॉग बोलता है, बिकॉज इट हैज़ 4 legs and fur and the child is trying to fit the new animal into the existing dog schema. स्कैमा क्या कर लिया कि उसने डॉग की हमने बात की, उस बच्चे को बता दे ये डॉग है, उसने अपने दिमाग में एक स्कैमा के रूप में उसको क्या कर लिया कि जिसकी 4 टांगें, इसके फर हैं, तो अब जो भी उससे रिलेटेड जो भी दिखाई देंगे एनिमल जिसमें 4 टांगें होंगी, फर होंगे, तो बच्चे के लिए वो क्या है, वो डॉग ही है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, जिसमें हम ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ नई इन्फॉर्मेशन को अटैच करते हैं। फिर एकोमोडेशन मीन्स चेंजिंग द ओल्ड आइडियाज़ टू फिट न्यू। अब क्या है, हम अब आइडियाज़ को चेंज कर रहे हैं, ओल्ड आइडियाज़ को नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिट करने के लिए। व्हेन द चाइल्ड रियलाइजेज, अब बच्चे को लगता है कि नहीं कैट तो डिफरेंट है डॉग से, क्यों, इट मीन्स एंड अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं तो वो जो कैट है वो उसके म्याऊं की आवाज़ होती है, और जबकि डॉग तो भौं करता है, तो कहीं ना कहीं से वो उसको पहचान हो जाएगी ना कि इन सब चीज़ों से क्या मालूम होता है, व्हेन द चाइल्ड रियलाइजेज कैट इज डिफरेंट दे एडजस्ट देयर स्कैमा एंड क्रिएट ए न्यू वन फॉर कैट्स। अब वो क्या करते हैं, नया स्कैमा बनाते हैं कि डॉग अलग है एंड कैट अलग है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि हाउ दे चेंज देयर ओल्ड आइडियाज to fit the new information, and this is called the accommodation. Now I think this is a best simple example so that all of you should understand the meaning and difference between assimilation and accommodation. अब एग्जाम्पल, द चाइल्ड लर्न्स दैट नॉट ऑल, अब बच्चे ने क्या सीखा है कि नॉट ऑल 4-legged एनिमल्स आर डॉग्स, बल्कि नाउ दे हैव 2 separate स्कैमर, 1 for dogs and 1 for cat। दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बच्चों को आ गया। दिस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। इन सिंपल टर्म्स, assimilation is fitting new things into old ideas and accommodation changing old ideas to understand new things. Together these processes help children learn and adapt to world around them. This is the cognitive theory given by the जीन पियाजे। अब उन्होंने क्या है, डिफरेंट स्टेजेस की बात की, जैसे सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस की बात की थी, है ना, एरिक्सन ने 8 स्टेजेस की बात की थी। अब जो है पियाजे ने क्या कही है कि मेन जो 4 मेन स्टेज होती हैं, उन्होंने सेंसरी मोटर, जिसमें उन्होंने 0 to 2 years की स्टेज कही है। द बेबी लर्न्स थ्रू सेंसेस, नाम से मालूम सेंसरी मोटर, जहाँ बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है, एक्शन से, सीइंग, टचिंग, ग्रेस्पिंग एंड मूविंग, and they develop object permanence, meaning they understand that things continue to exist even when they are out of sight। बच्चे को मालूम हो जाता है कि वो चीज़ even that thing continue to exist, अगर कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने नहीं भी है, even then they recognize। 2 साल का बच्चा जो है ये रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है कि ये चीज़ ये है। अगर मान लो उसको ये पता है कि ये चम्मच है, ये गिलास उसके सामने नहीं भी है, even then वो उसको ये पता है कि हाँ ये अगर उनके सामने जब लाया जाएगा दे अगेन रिकॉग्नाइज, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट तो कर रही है ना, भले उसके उनके सामने ना हो। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years की, द चाइल्ड बिगिंस टू यूज लैंग्वेज एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। थिंकिंग इज इगोसेंट्रिक,
मीनिंग द चाइल्ड सीज थिंग्स ओनली फ्रॉम द ओन, अपने तरीके से देखता है, इमेजिन करता है ना। एंड प्रिटेंड प्ले बिकम स्ट्रॉन्ग। 2 से 7 साल का बच्चा कॉन्क्रीट, अब क्या है कि जो बच्चा होता है वह अब इमेजिनेशन से हटकर लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। द चाइल्ड स्टार्ट्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। दे अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, द आइडिया दैट क्वांटिटी स्टेज द सेम इवन व्हेन शेप। अगर मान लीजिए बच्चे को एक उसका क्ले का पीस दिया है, भले ही उसको अब ये पहचान हो जाती है क्ले तो उतनी ही है, भले ही उसको आप कोई बड़ी इमेज बना दो चाहे आप छोटी इमेज बना दो, बिकॉज अब उसको लॉजिक करना आ गया है। ही स्टार्टेड टू थिंक लॉजिकली। इस कारण से क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 बच्चे की, अगर 2 से 7 ईयर्स के बच्चे की बात करते हैं तो उसको लगता है उसको क्ले का पीस दी है तो उसको अगर बड़ी इमेज बनाएगा, इसका मतलब क्या है कि क्ले ज़्यादा है। छोटा कोई इमेज उसको दी है तो उसको लगता है कि उसको छोटा पीस दिया उसको वो लॉजिकली नहीं सोच पाता क्योंकि वो इमेजिन करता है, वो उसकी जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है स्टेज से। तो अब उसमें क्या होता है कि आप लॉजिकली जब सोचता है तो उसको समझ में आ जाता है कि शेप चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्वांटिटी और आइडिया तो सेम ही रहेगा। कैन ऑर्गेनाइज एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 12+ ईयर्स की होती है, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स develop the ability for abstract and logical thinking. They can reason about hypothetical situations के बारे में for the future and think about moral or social. Hypothetically वो सोचना शुरू करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये क्या हमारी सेंसरी मोटर स्टेज से लेकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 4 हमने बात की हैं। इन समरी कॉग्निटिव थ्योरी हाईलाइट्स दी हाउ मेंटल एबिलिटीज ग्रो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिंपल एक्शन इन, जैसे हमने जो है इन्फेंसी की बात की, इन्फेंसी से लेकर टू कॉम्प्लेक्स रीजनिंग इन एडल्टहुड। ठीक है, इट शोज दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स एंड मीनिंग्स, and this theory has greatly influenced education. काफ़ी important cognitive theory is very important for examination point of view से भी, और वैसे भी हम रियल लाइफ में भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। education emphasizing active learning, problem solving and critical thinking are essential parts of the child डेवलपमेंट। तो ये इस टाइप से जहाँ पे हमने बात की है कि जीन पियाजे ने कैसे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, डिफरेंट स्टेजेस की उन्होंने बात की थी, कैसे उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है एकोमोडेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि कैसे डिफरेंट तरीके की हमने थियरीज की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 9 का ही हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल। और जो भी जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है मैं उनको बताना चाहूँगी कि जैसे आप यूनिट 9 कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो यूनिट 8 तक जो कंप्लीट किए हैं उन सब का हमने, जैसे ही वो एक सिंगल यूनिट जो है कंप्लीट होता है उसमें मान लीजिए 15 वीडियोस बनी है, तो हमने उन 15 वीडियोस का एक सिंगल लिंक जो है आपके साथ शेयर की है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, ताकि आप जो उस पूरे यूनिट के अंदर जितनी वीडियोस आती हैं आप उनको सिंगल सीटिंग में देख सकें। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।